आज की टॉपिक में हम पृथ्वी की उत्पत्ति को देखेंगे। ठीक कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में प्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्टे द बफन द्वारा सन 1749 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद इस क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने अपने मतों का प्रतिपादन किया। परिणाम स्वरूप वर्तमान समय तक अनेक परिकल्पनाओं तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन हो चुका है, परंतु किसी भी मत को पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला अद्वैतवादी संकल्पना, दूसरा द्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना को पैरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, जिसके अनुसार ग्रहों तथा पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक ही वस्तु अर्थात तारा से हुई मानी जाती है। सौरमंडल की उत्पत्ति केवल एक ही तारे से हुई है। इसे सुलझाने के लिए अनेक विद्वानों ने अपना मत प्रस्तुत किया, जिसमें पहला मत कास्टे द बफन ने किया। बाद में आगे चलकर इमैनुअल कांट, लाप्लास, रास और लाकियर ने अपने मत प्रस्तुत किए। अब हम देखते हैं कांट की वायव्य राशि परिकल्पना को। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक कांट ने 1755 ईस्वी में अपनी वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित थी। प्रारंभ में इस मत को बहुत सराहना मिली, परंतु बाद में इसे तर्कहीन प्रमाणित कर दिया गया, क्योंकि यह मत गणित के गलत नियमों पर कल्पित था। कांट की कल्पित परिकल्पना अनेक तथ्यों पर आधारित है। क्या है? सर्वप्रथम कांट ने यह मान लिया कि प्राचीन काल में ब्रह्मांड में दैव निर्मित आद्य पदार्थ थे। ठीक, उन्होंने मान लिया कि ब्रह्मांड में दैव निर्मित आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे। ये आद्य पदार्थ प्रारंभ में अत्यंत कठोर, शीतल तथा गतिहीन थे। ठीक, यह कठोर थे, शीतल थे, लेकिन यह क्या थे? गतिहीन थे, यानी यह गति नहीं कर रहे थे। पुनः कांट ने यह मान लिया कि आपसी आकर्षण के कारण ये कण यानी आद्य पदार्थ जो था, यह एक दूसरे से टकराने लगा। ठीक, क्या हुआ? यह आपस में आकर्षण के कारण एक दूसरे से टकराने लगा। इस आपसी टकराव के कारण इसमें ताप तथा भ्रमण गति का आविर्भाव हुआ। ठीक, इसमें टकराने के साथ साथ ताप और भ्रमण गति का आविर्भाव हो गया। ताप में निरंतर वृद्धि होती गई। ठीक, ताप में क्या हुआ? निरंतर वृद्धि होती गई, जिस कारण आद्य पदार्थ एक वायव्य राशि में परिवर्तित हो गया। ठीक, ताप तथा भ्रमण गति के कारण प्रारंभिक शीतल तथा गतिहीन वायव्य पदार्थ एक तप्त गतिशील निहारिका यानी नेबुला में बदल गया। ठीक, यह जो गतिहीन पदार्थ था, शीतल था, कठोर था, वह धीरे धीरे क्या हो गया? तप्त और गतिशील, यानी उसमें गति भी आ गया, ताप भी आ गया और गति भी आ गया। यह नेबुला में परिवर्तित हो गया। निहारिका ताप के आविर्भाव के साथ ही घूमने लगी। ठीक, जब इसमें ताप आ गया तो यह निहारिका क्या होने लगी? घूमने लगी तथा उसके आकार में वृद्धि होने लगी। इस प्रकार निहारिका इतनी तीव्र गति से घूमने लगी कि इसमें केंद्राप्रसारित बल लगा। ठीक, केंद्राप्रसारित बल क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल को केंद्राप्रसारित बल कहते हैं। ठीक, गति के साथ घूमने लगी, तब इसमें केंद्राप्रसारित बल आया। केंद्राप्रसारित बल के प्रभाव से निहारिका के मध्य भाग में उभार आने लगा। ठीक, इस बल के कारण जो निहारिका थी उसके बीच के भाग में, मध्य के भाग में उभार आने लगा। इस क्रिया के तीव्रता के कारण अर्थात केंद्राप्रसारित बल के तीव्रता के कारण पदार्थ का एक छल्ला निहारिका से बाहर निकल गया। ठीक, जब यह बहुत तेजी से घूमने लगा केंद्राप्रसारित बल के कारण, तो इससे टूट करके एक छल्ला बाहर निकल गया। इस क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण पदार्थ के 9 गोल छल्ले निहारिका से अलग हुए। यह प्रक्रिया बार बार होने लगी तो निहारिका से 9 छल्ले टूट करके बाहर निकले।
धीरे धीरे सभी छल्ले अपनी स्थान पर एकत्रित होकर एक गांठ के रूप में शीतल होकर ठोस हो गए और जम गए। इस प्रकार से 9 छल्लों से 9 ठोस पदार्थों का निर्माण हुआ। निहारिका से 9 छल्ले निकले तो 9 ठोस पदार्थों का निर्माण हुआ, जो आगे चलकर 9 ग्रहों के रूप में बदल गए। ठीक, इन्होंने बताया कि निहारिका से छल्ले बाहर निकलते गए और 9 छल्ले बाहर निकले, वह ठोस हो गए और वह ठोस होने के साथ साथ घूमने लगे। बाद में वही ठोस 9 पदार्थ 9 ग्रहों के रूप में बदल गए। इस प्रकार कांट के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति केंद्रापसारित बल द्वारा निहारिका से अलग हुए छल्लों के पदार्थों के एक स्थान पर गांठ के रूप में जमकर ठोस होने से हुई। ठीक, इस तरह कांट ने बताया कि केंद्रापसारित बल से छल्ले से टूट करके दूसरे छल्ले बाहर निकले और उन 9 छल्लों के ठोस होकर जमा होने से वही 9 छल्ले 9 ग्रहों के रूप में बदल गए। मौलिक निहारिका का जो अवशिष्ट भाग रह गया, उन्होंने बताया कि जो निहारिका का बचा हुआ भाग रह गया वह सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। उपरोक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उनके उपग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक, जो 9 छल्ले थे उन 9 छल्लों से क्या हुआ, उपग्रहों का निर्माण हुआ। वहां से भी छल्ले बाहर निकले और उपग्रह बने। अर्थात नवनिर्मित गतिशील ग्रहों से केंद्रापसारित बल के प्रभाव से पदार्थों से वलयाकार छल्ले अलग हो गए। ठीक, वहां से क्या हुए, वलयाकार छल्ले अलग हो गए, जिनमें से प्रत्येक छल्ला के सभी पदार्थ एक स्थान पर घनीभूत होकर उपग्रह बन गए। छल्ले टूट करके बाहर निकले और उन छल्लों से फिर कई छल्ले बाहर निकले जो उपग्रह बन गए। इस तरह संपूर्ण सौरमंडल का आविर्भाव हुआ। ठीक, इस तरह उन्होंने बताया कि संपूर्ण सौरमंडल का आविर्भाव हुआ। लेकिन इनकी यह संकल्पना या इनका यह मत नहीं माना गया, उनकी आलोचना की गई। तो आइए देखते हैं उनकी आलोचना दोष या मूल्यांकन में क्या मिलता है हमें। पहला, कणों के आपसी टकराव से भ्रमण गति नहीं हो सकता। जैसा कि कांट ने बताया कि जो कण थे आधे पदार्थ वह आपस में टकराए और उसमें भ्रमण गति हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कणों के आपसी टकराव से भ्रमण गति नहीं हो सकता। दूसरा, आपसी टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती। किसी भी वस्तु में यदि आपस में सभी कण टकराएंगे और वह गतिशील रहेंगे तो उनकी गति कम हो जाएगी, लेकिन अगर वह गतिशील नहीं है तो उसमें गति उत्पन्न नहीं हो सकती है। आगे तीसरा, कांट के अनुसार गति बढ़ने पर आकार में भी वृद्धि होती गई, किंतु आकार बढ़ने पर गति में तीव्रता नहीं हो सकती। कांट ने बताया कि गति बढ़ने पर आकार में भी वृद्धि होती गई। ठीक, चलिए मान लेते हैं कि गति बढ़ती है तो आकार बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि किसी भी वस्तु का आकार बड़ा है तो उसकी गति क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसा कि 4 नंबर में देखिए, गति बढ़ने पर आकार घटता है, बढ़ता नहीं है। किसी वस्तु का यदि आकार छोटा है तो उसकी गति क्या होगी, अधिक होगी। बड़ा आकार होगा तो उसकी गति क्या होगी, कम होगी। इस प्रकार कांट की परिकल्पना का महत्व इस बात में है कि उन्होंने इस क्षेत्र में प्रयास करके आगे आने वाले विद्वानों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। यही परिकल्पना आगे चलकर लाप्लास की निहारिका परिकल्पना की आधारशिला बनी। ठीक, कांट की परिकल्पना का अगर मुख्य उद्देश्य देखें तो इन्होंने आने वाले विद्वानों के लिए एक मार्ग बना दिया, एक रास्ता बना दिया कि यहाँ से वह अपनी परिकल्पना प्रमाणित कर सके या अपनी परिकल्पना सिद्ध कर सके या अपनी परिकल्पना दे सके पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में। तो यह कांट का वायव्य राशि परिकल्पना का सिद्धांत था। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आप आने वाले अपने परीक्षा को बेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अब हम नए वीडियो के